हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी और मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस तथा L2 तथा लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अपनी तैयारी भी चेक कीजिए कि आपने जो तैयारी की है वो वास्तव में एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं, क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर एनसीईआरटी का बड़ा योगदान रहता है। आप बिना एनसीईआरटी को पढ़े किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और उसी के तर्ज पर मैं एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। हम पिछले क्लासों में हमने लगभग 45 या 43 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपना 45 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जैसे कि आत्मघाती थैली के नाम से कौन से कोशिकांग को जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा। आत्मघाती जो थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होंगे और कभी कभी खुद ये फट जाती हैं, तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है वो कोशिका के अंदर आ जाते हैं और खुद की कोशिका को भी नष्ट कर देते हैं। अतः इसको आत्मघाती थैली के नाम से जानते। तो ये आपको याद रखना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। ये नाम लिखिए, तो ये सारे का सारे जो पाचक एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो एंजाइम है जैसे न्यूक्लिक अम्ल, तो अब न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला जो एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर होगा वो कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लिएज एंजाइम। तो एज जिसके भी पीछे लगा हुआ होगा ASE, तो न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लिएज एंजाइम किसका पाचन करेगा, न्यूक्लिक अम्ल का। उसी प्रकार प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, प्रोटीएज हो जाएगा। वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें से एक फेमस कार्बोहाइड्रेट्स हैं एमाइलेज। तो आपने ये नाम भी सुना होगा, एमाइलेज करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम है। तो ये सारे के सारे जल अपघटनीय एंजाइम होंगे, वो लाइसोसोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये भले आप यहाँ लिख लेते हैं कौन सी श्रेणी के ये एंजाइम हैं। अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम कौन सी श्रेणी के हैं, जल अपघटनीय एंजाइम प्रकृति के ये एंजाइम है। जल का अपघटन करके ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। चलो सर, जल अपघटनीय एंजाइम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित एकल झिल्ली। अपन जानते हैं कि पादप कोशिका के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, खाली स्थान होगा, रिक्तिका होगी, और ये भी महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो रिक्तिका के चारों जो झिल्ली उपस्थित होती हैं उसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा भी है ये, तो आप बिल्कुल ध्यान से याद रखोगे कि भी टोनोप्लास्ट क्या है। तो रिक्तिका के चारों तरफ एकल झिल्ली पाई जाएगी, एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पादप कोशिका में रिक्तिका की संख्या। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है अपना 47वां, कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की संख्या कितनी होगी, वो आकार बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना, पादप संख्या के अंदर रिक्तिका की जो संख्या होगी वो केवल 1 होगी और वो भी आकार में काफ़ी बड़ी होगी, कम से कम 90% कोशिका का स्थान घेरती है, तो बड़ा आकार होगा। लेकिन अगर जंतु कोशिका का अगर बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाओं की संख्या अनेक होगी और आकार में वो छोटी छोटी होगी। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की संख्या 1 ही होती है और इतनी बड़ी होती है कि वो कोशिका का 90% आकार घेर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में उत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है। तो अमीबा के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होगा उसके लिए रसधानियाँ पाई जाती है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है। तो उसके अंदर आप बिल्कुल ध्यान रखना, संकुचनशील रसधानी या रिक्तिका, ये ऑप्शन के अंदर होगा। संकुचनशील जो रसधानी होगी या जो रिक्तिका होगी वो उत्सर्जन का कार्य करती है अमीबा के अंदर। तो ये अपने को ध्यान रखना है अमीबा के अंदर। चलो सर, फिर अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन किसके द्वारा होगा। तो खाद्य पदार्थ का पाचन के लिए भी एक रसधानी हो जाएगी जिसको अपन खाद्य रसधानी के नाम से जानते हैं। अब ये तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बता दोगे भाई खाद्य पदार्थों का पाचन खाद्य रसधानी द्वारा होगा।
लेकिन इन दोनों में से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे तो ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्सर्जन वाला, कि अमीबा में उत्सर्जन का कार्य होता है संकुचनशील रसधानी द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 50वां क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलेंगे? तो ये तो सबको आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये भी आपको आना चाहिए, अगर पढ़ा हुआ है तो ये तो कोई खोटा नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, कभी कभी ये नाम कंफ्यूज मत होना, सूत्रकणिका जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है, सूत्रकणिका। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कोशिका की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्जा मुद्रा पूछे तो आप एटीपी आंसर देकर आओगे। और एटीपी का निर्माण कौन से कोशिकांग के अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम आपको आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रहे ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह व नाइट्रोजन सार आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, उसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा मुद्रा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्रिस्टी का संबंध कौन से कोशिकांग थे? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना भी चाहिए कि क्रिस्टी जो संबंधित जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंदर वाली जो परत होगी इसकी, या अंदर वाला जो आवरण होगा वो अंदर की तरफ फोल्ड रहता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसको अपन क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देखा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण है और आंतरिक आवरण क्या करेगा, जगह जगह पर इस प्रकार के अंदर की तरफ फोल्ड बनाएगा, अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाएगा। इस प्रकार के ये फोल्ड अंदर बनते जाएंगे। तो ये जो फोल्ड बने हैं उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में क्रिस्टी का संबंध कौन से कोशिकांग से है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया को कौन से अभिरंजक द्वारा देखा जा सकता है? तो ये भी एनसीईआरटी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, क्रिस्टल वायोलेट एक अभिरंजक है। क्रिस्टल वायोलेट द्वारा आप माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं इसका उपयोग करके। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए कौन से अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? क्रिस्टल वायोलेट हो जाएगा। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम किस में पाई जाती है? तो ये आप ध्यान रखना, 70S राइबोसोम सबसे, अगर आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मेरे को यही है, 70S राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि 70S राइबोसोम 3 जगह पे पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी, जो जीवाणु कोशिका है, उसके अंदर भी 70S अपने को देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक में तो 80S होगा। तो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा कोशिका में। उसके अलावा जो 70S राइबोसोम में ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का जो राइबोसोम है वो कौन सा हो जाएगा? ये 70S है। इसके अलावा एक और कोशिकांग है जिसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक के अंदर भी खुद का राइबोसोम होगा, वो कौन सा हो जाएगा? 70S। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें से यही आएगा कि 70S राइबोसोम पाया जाता है उपयुक्त तीनों। तो तीनों आप आंसर करके आओगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा और हरित लवक में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि उन 2 कोशिकाओं के नाम बताए जिनका स्वयं का डीएनए होता है। तो सेम ये वाले 2 कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये दोनों ऐसे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो लाल रंग के वर्णक को क्या कहा जाएगा? जो लाल रंग का जो वर्णक है वो लाल रंग के जो वर्णक को, ऐसे क्वेश्चन से सेट नहीं बैठ रहा है। लाल रंग के वर्णक का उदाहरण लिखो पहले, एक कोई एग्जाम्पल आ जाएगी। लाल रंग का वर्णक, कैरोटीन याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कैरोटीन किस प्रकार का वर्णक है? तो ये एक लाल रंग का वर्णक है, गाजर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो हरे रंग का वर्णक तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरित के नाम से इसको जानते हैं। पीले रंग के वर्णक की अगर अपन बात करें तो पीले रंग का जो वर्णक होगा
उसको हम ज़ैंथोफिल कहेंगे। तो ज़ैंथोफिल जो होगा वो पीले रंग का वर्णक है। तो आपको क्वेश्चन ये, कैरोटीन किस रंग का वर्णक है? तो लाल रंग का, पर्णहरित सब जानते ही हरे रंग का है, ज़ैंथोफिल है वो कौन सा हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा। ये 60, 61 और 62 वाले ये जो क्वेश्चन है 61, 62 और 60 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का संचय करने वाला लवक, जो प्लास्टिक के अंदर भोजन का संचय होगा, तो जो प्रोटीन का जो संचय करेगा वो जो लवक होगा उसको अपन प्रोटियोप्लास्ट कहेंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटीन का संचय करने वाला जो वर्णक है, लवक है, वो क्या कहलाएगा? प्रोटियोप्लास्ट। सेम इसी प्रकार अपन वसा का संचय करने वाला जो वर्णक की बात करेंगे तो इलियोप्लास्ट। अगर मैं इन तीनों में भी इंपॉर्टेंट कहूँगा तो ये वसा वाला है, क्योंकि इसका नाम मिलता जुलता नहीं है, इलियोप्लास्ट। और कार्बोहाइड्रेट का संचय करने वाला जो लवक है, प्लास्टिड है, उस लवक को अपन एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। एमाइलेज से आपको याद रखना, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, अपन ध्यान रहे, अपन ये जो क्वेश्चन है अभी लवक के चल रहे हैं, प्लास्टिड के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास में कितने हरित लवक पाए जाते हैं? अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भाई कितने हरित लवक हैं, और जिस दिन आ गया उस दिन ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये हरित लवक की संख्या 1 होती है, 1 होगी। नॉर्मली जो लवक या हरित लवक पाए जाते हैं वो पर्णमध्यतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं पौधों की। अगर क्लेमाइडोमोनास के अंदर है तो एक कोशिका के अंदर ये 1 देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पर्णमध्यतक कोशिका, जिसको मीजोफिल सेल के नाम से जानते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर कितने हरित लवक पाए जाते हैं? तो मीजोफिल जो सेल होगी पौधों की, मीजोफिल पर्णमध्यतक कोशिका, उसमें 20 से 40 पर कोशिका के अंदर 20 से 40 ये देखने को मिलेंगे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करें कि भाई 65 क्वेश्चन है अपना, हरित लवक कोशिकांग पौधों की कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? अभी हमने ऊपर देखा हरित लवक कहाँ पे पाया जाएगा, तो हरित लवक पौधों के अंदर पत्तियों की जो पर्णमध्योतक कोशिका है, मीजोफिल सेल है, वहाँ देखने को मिलेगा, पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर। तो मीजोफिल सेल के अंदर ये देखने को मिलेगा। चलो सर, नेक्स्ट है क्वांटासोम कौन सी संरचना में उपस्थित होते हैं? तो अगर आपको हरित लवक की संरचना याद है अच्छी तरह से, तो हरित लवक के अंदर इस प्रकार चिक्केनुमा संरचना पाई जाती है ग्रेना भाग के अंदर। तो ग्रेना तंत्र में चिक्केनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपन थाइलेकॉइड बोलते हैं। उस थाइलेकॉइड, ये एक चिक्केनुमा संरचना है, वो थाइलेकॉइड है, और इस थाइलेकॉइड पर क्वांटासोम पाए जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थाइलेकॉइड। तो ये जो क्वांटासोम जो होंगे वो इस थाइलेकॉइड पर पाए जाएंगे, छोटे छोटे संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलेकॉइड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें अपन, पर्णहरित के अणु कहाँ स्थित होंगे? तो ध्यान रखना, पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर ग्रेना तंत्र किसका मिलकर बना होता है? थाइलेकॉइड का। और थाइलेकॉइड के ऊपर क्या पाए जाएंगे? क्वांटासोम। और इस क्वांटासोम पे पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं। तो बहुत ही अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर है क्वांटासोम, थाइलेकॉइड की सरफेस पर ये उपस्थित होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखें कि हरित लवक में कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो हरित लवक के अंदर अभी मैंने बताया था 3 कोशिकांग है, 2 कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में 70S और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसके 2 भाग है, एक तो लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। तो जो अप्रकाशिक जो अभिक्रिया है वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, ग्रेना भाग में होगी। इसके अलावा अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होगी वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में ये देखने को मिलती है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न कोशिकांग के नाम लिखो। अब नॉर्मल नाम ये पूछेंगे भी, ये जो इनके सामान्य नाम दिए हुए हैं बहुत ही फेमस नाम है। कोशिका का शक्तिगृह किसको कहेंगे, तो ये तो आपको आता होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहेंगे। आत्मघाती थैली के नाम से आज ही पढ़ा हमने। लाइसोसोम को जानेंगे क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होंगे और कभी लाइसोसोम की झिल्ली फट जाएगी तो सारे एंजाइम कोशिका के अंदर आ जाएंगे और कोशिका के सभी पदार्थों को नष्ट कर देंगे। आत्मघाती थैली। प्रोटीन फैक्ट्री हमने कल देखा था लास्ट क्लास के अंदर, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जो जाना जाएगा वो कौन सा कोशिकांग हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस बात करें, कभी पूछ ले, एक ज़माने के अंदर ये आते थे, आजकल तो ये बंद कर दिया ऐसे क्वेश्चन पूछने, तो ये गोल्जिकाएँ हो जाएगी। और पादप रसोई की नाम, भोजन बनाने का काम जो होगा वो हरित लवक के अंदर होता है, तो हरित लवक को पादप रसोई के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन की, राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज की अगर बात करें तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो जॉर्ज पेलाडे ने की थी। जॉर्ज पेलाडे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दो साइंटिस्ट के नाम आए हैं अभी एनसीईआरटी के अंदर, एक कोशिकांग से संबंधित, तो कैमिलो गोल्जी थे और एक जॉर्ज पेलाडे आए हैं। सन 1953 के अंदर इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। अब राइबोसोम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन। राइबोसोम किसका बना होगा, तो आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर राइबोसोम का निर्माण कर रहे, तो आरएनए और प्रोटीन राइबोसोम का निर्माण करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक में, अब तो ये राइबोसोम का प्रकार वो इसकी उप इकाई लिखे तो हमने पढ़ा अच्छी तरह से। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होंगे वो कौन से प्रकार के होंगे, 80S प्रकार के होंगे, और 80 में से जो बड़ी उप इकाई है उसको अपन 60S कहेंगे और जो छोटी उप इकाई है उसको अपन 40S के नाम से जानते हैं। 80S में S का अर्थ लिखिए। S का अर्थ जो होगा वो स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग गुणांक है, तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम पर याद रखना, स्वेडबर्ग। अवसाधन गुणांक भी जिसको बोलेंगे स्वेडबर्ग इकाई। एस का मतलब यहाँ स्वेडबर्ग इकाई से। किस कोशिकांग के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, तो राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर कोई भी आवरण नहीं होता, तो ये राइबोसोम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे। अगर आ गया तो इसी में से आएगा। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलाडे ने की थी। किसका बना होगा, तो ये आरएनए व प्रोटीन का बना होगा। यूकैरियोटिक में 80S है और प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और 80S में S का अर्थ क्या हो जाएगा, स्वेडबर्ग इकाई है। किस कोशिकांग के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, तो वो कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, पक्षमा व कशाप की अक्षीय तंतु व्यवस्था ध्यान रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अक्षीय तंतु का मतलब छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर ये दोनों कोशिकांग बने हुए होंगे, पक्षमा व कशाप। वैसे ये अतिवृद्धि है कोशिका झिल्ली की, प्लाज्मा झिल्ली की। तो ये अक्षीय तंतु की जो अगर व्यवस्था की बात करें तो 9+0 व्यवस्था, 9+2 व्यवस्था होगी। 9+2 का मतलब 2 तो यहाँ पर केंद्र के अंदर तंतु होंगे, सूक्ष्म नलिकाएँ होंगे, और 9 द्विक होंगे। इस प्रकार 9 परिधि पर द्विक पाए जाएंगे। आपको भी इसके डायग्राम देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है इसका। 2 तो परिधि के केंद्र के अंदर 2 सूक्ष्म नलिकाओं का समूह और 9 द्विक जो होंगे वो परिधि पर व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से। अब तो ये 9+2 व्यवस्था आपको याद रखनी है। 9 द्विक परिधि पर और 2 जो होंगे अक्षीय तंतु या जो सूक्ष्म नलिकाएं होगी वो केंद्र के अंदर होंगी। कशाप की आंतरिक संरचना में कितने अरीय दंड होंगे। अब ये जो परिधि वाले जो 9 द्विक है, ये अगर आपको ध्यान दे तो करीब ये परिधि वाले जो अरीय द्विक होंगे, द्विक होंगे, वो एक विशेष संरचना द्वारा इस केंद्रीय आच्छाद से जुड़े होंगे। ये केंद्रीय आच्छाद से जुड़े हुए होंगे, तो कुल 9 अरीय दंड हो जाएंगे। कशाप की आंतरिक संरचना में कितने अरीय दंड हो जाएंगे, तो ये 9 हो जाएंगे। तथा ये किसको जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो ये ऊपर वाला क्या है, द्विक है, और ये नीचे वाला क्या है, ये वाली जो संरचना वो केंद्रीय आच्छाद है, जिसके अंदर 2 सूक्ष्म नलिकाएं होंगी सेंटर वाली। तो ये केंद्रीय आच्छाद और द्विक को जोड़ने वाली जो संरचना है उसी को अपन अरीय दंड के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अरीय दंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कोशिकांग की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना, तो तारकाय
को याद रखना आपको। तारक काय की जो संरचना होगी वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी होगी। चलो सर, तारक काय में ये सूचक नहीं है। सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या है? अब दोनों में ध्यान रखना है। पक्षा व कशाप के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था 9+2 है। इसके अंदर 9 तो परिधि पे होंगे और 0 हो जाएंगे सेंटर में। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 9 है वो त्रिक है। 3 नलिकाओं से मिलकर एक जो होगा सूक्ष्म नलिका होगी, तो ये त्रिक है। तो 9+0 व्यवस्था तारक काय के अंदर देखने को मिलती है। तारक काय के अंदर की ये त्रिक कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? त्रिक का मतलब ये परिधि पर जैसे 3 का एक समूह होगा, तो ये जो त्रिक होंगे 9 वाले, ये सारे के सारे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबिलिन। तो आपको ये ध्यान रखना, तारक काय के जो त्रिक होंगे वो कौन सी प्रोटीन के बने होंगे? ट्यूबिलिन के बने होंगे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारक काय में कितने तारक केंद्र होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, तो तारक काय कोशिकांग है वो 2 तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। और एक जो अपन सूक्ष्म ये जो बैलगाड़ी जैसी संरचना की बात कर रहे हैं वो तारक केंद्र की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप व जंतु कोशिका में अंतर आप बता सकते हो? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होगी। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाएगा। पादप कोशिका के अंदर एक रिक्तिका होगी, वो आकार में बड़ी होगी। जंतु कोशिका में अनेक रिक्तिका होगी, छोटे आकार की होगी। पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारक काय जंतु कोशिका में होगा, पादप कोशिका के अंदर नहीं होगा। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। प्रारंभिक केंद्रक पाया जाएगा इसके अंदर, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर वास्तविक केंद्रक देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, आंत्र प्रतिजालिका ये सारे अनुपस्थित होंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का जो प्रकार होगा वो कौन सा हो जाएगा? 70S हो जाएगा। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम का प्रकार होगा वो कौन सा हो जाएगा? 80S हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र की संख्या 1 होगी, यूकैरियोटिक में अलग अलग होगी। चलो, तो ये सारे के सारे अंतर आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की? तो ये तो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट जो ब्राउन थे उन्होंने केंद्रक की खोज की थी, और इसका सन भी आपको याद रखना, ये 1831 के अंदर इसकी खोज की गई थी, केंद्रक की खोज। चलो सर, किस वैज्ञानिक ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्रोमेटिन कहा? अब ये जो फ्लेमिंग ने कहा था, ये जो कथन था वो फ्लेमिंग था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा एक क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसमें बता दूं आपको कि क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होने वाले पदार्थ को, केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं, उसको क्रोमेटिन कहा था। तो ये जो क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग ने ये क्रोमेटिन कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA का निर्माण कहाँ होगा? अगर अपन mRNA की बात करें तो mRNA कहाँ पे बनेगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो वो कोशिका द्रव्य में ही बनेगा। और अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूँ तो कोशिका द्रव्य में, और अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसका जो mRNA है वो केंद्र के अंदर बनता है। चलो सर, फिर नेक्स्ट उन कोशिकाओं के नाम लिखो जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कल ही हमने डिस्कस किया था, जैसे RBC है, उसके अंदर केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा। चलो सर, उसके बाद में एक वो हो जाएगी RBC। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, rRNA राइबोसोमल RNA का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो ये केंद्रिका के द्वारा। राइबोसोमल rRNA का निर्माण कौन सा कोशिकांग करेगा? तो केंद्रिक। चलो सर, नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोप्रोटीन हो जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब DNA, DNA के साथ हमेशा प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन आपस में जुड़े होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक में DNA किस प्रोटीन से जुड़ा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर DNA कभी अकेला नहीं होगा, वो केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसको अपन हिस्टोन कहते हैं। इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है।
स्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी है, तो ये क्षारीय प्रकृति का एक प्रकार का, ये जो प्रोटीन है उसकी प्रकृति क्या होगी, ये क्षारीय प्रोटीन है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि स्टोन क्षारीय क्यों है, तो स्टोन क्षारीय होता है क्योंकि उसके अंदर 2 अमीनो अम्ल बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। क्षारीय प्रकृति के अमीनो अम्ल आर्जिनिन व लाइसिन, ये दोनों अमीनो अम्ल ज़्यादा संख्या में मिलते हैं और दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं, अतः स्टोन की भी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और मनुष्य की एक कोशिका में कितना लंबा डीएनए होता है, तो लगभग आप मानोगे नहीं, एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2.2 मीटर की बात कर रहा हूँ मैं, 2.2 मीटर लंबा एक कोशिका के अंदर डीएनए होगा और वो स्टोन प्रोटीन के साथ बिल्कुल व्यवस्थित जुड़ा हुआ होगा। और क्योंकि वो स्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है व्यवस्थित, तो एक स्पेशल संरचना बनती है जिसको अपन न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। 12th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, किस प्रकार ये एक लंबा डीएनए छोटे से केंद्र के अंदर स्थापित होगा, तो वो न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म काय भी होगी। आपको याद रखना है कि भाई कोशिका के अंदर सूक्ष्म काय अगर कभी आ जाए कि निम्न में से सूक्ष्म काय नहीं है, तो सूक्ष्म काय 3 याद रखना आपको। माइक्रो बॉडीज़ के अंदर 3 आएंगे, एक आएगा स्पीरोसोम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से सूक्ष्म काय नहीं है, तो स्पीरोसोम हुआ, परऑक्सीसोम हुआ। परऑक्सीसोम याद करो, ये प्रकाश शोषण का एक प्रमुख स्थल है, परऑक्सीसोम। और इसके अलावा जो होगा ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। तो ये 3 जो होंगे वो सूक्ष्म काय हैं। और ध्यान रहे कि ये एकल झिल्ली द्वारा घिरे होंगे। इनके चारों तरफ जो झिल्ली होगी वो कौन सी हो जाएगी, एकल झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे ये सूक्ष्म काय। इसके अलावा अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें इसका, तो जो गुणसूत्र होंगे वो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यदि गुणसूत्र के अंदर सेंट्रोमियर मध्य में है, दोनों भुजा बराबर नज़र आ रही है, तो ऐसा जो गुणसूत्र होगा वो क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक। नाम से याद रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। यदि सेंट्रोमियर थोड़ा सा हटके, मध्य से थोड़ा हटके है, तो मध्य से थोड़ा हटके हैं, तब उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ये अच्छा है क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर मध्य से काफ़ी दूर हटे और काफ़ी इतना दूर है कि एक भुजा तो इसकी बहुत लंबी नज़र आ रही है और एक भुजा बहुत ही छोटी नज़र आ रही है, तो ये जो कंडीशन है उसको अपन एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक, जिसमें एक भुजा अत्यंत लंबी और एक भुजा अत्यंत छोटी नज़र आती है, एक्रोसेंट्रिक। और यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के ऊपर भाग पे स्थित है तो इसको टीलोसेंट्रिक या फिबोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, ये मध्य वाला बहुत मध्य से थोड़ा हटके है, सब मेटासेंट्रिक शायद पूछा हुआ एग्जाम में, तो ये फिबोसेंट्रिक। तो गुणसूत्र सेंट्रोमियर की स्थिति पर आधार पर कितने प्रकार हो जाएंगे, 4 प्रकार के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और कौन सा हो जाएगा, फिबोसेंट्रिक। आज की क्लास के अंदर हमने सेल बायोलॉजी के भी जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हल कर दिए हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अलग टॉपिक लेंगे जो जिनके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अपन हल करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस ये अंतिम समय है आपकी तैयारी का और बिल्कुल लग जाइए, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। कोई इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप ज़रूर हल करें। सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा राज है वो ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपने तैयारी अब जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, अब केवल आपको तैयारी को एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले खुद घर पे बैठकर अप्लाई करना है कि आपने जो पढ़ा है कितना पढ़ा है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए ताकि आपको पता पड़े कि भाई कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी बाय के सोलंकी के अंतर्गत, जहां मैं आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें से बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।